हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट कर दी थी और केमिकल काइनेटिक्स में मैंने आपको कल बता दिया था रेट ऑफ द रिएक्शन के बारे में। क्या पढ़ा था हमने? रेट ऑफ रिएक्शन। ये हम सभी को अच्छे से पता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन का मतलब क्या होता है, कि इसका मीनिंग क्या है, कि हम रेट ऑफ द रिएक्शन को स्पीड बोलते हैं। रेट मीन्स स्पीड ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। लेकिन हम रेट ऑफ द रिएक्शन को डिफाइन कैसे कर रहे हैं, हम कैसे बोलेंगे कि एक रिएक्शन का रेट क्या होता है। तो इसको हमने कंसंट्रेशन के टर्म्स में डिफाइन किया था, इन द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। तो देखिए रेट ऑफ द रिएक्शन क्या था? चेंज इन, इट वाज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चाहे मैं रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में चेंज बोलूं, चाहे मैं प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में चेंज बोलूं, क्योंकि चेंज तो दोनों की ही कंसंट्रेशन होती है। क्यों? रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन घटती है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या होती है? बढ़ती है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज द रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए आज हम स्टडी करेंगे दो टाइप के रेट्स के बारे में। फर्स्ट वन इज एवरेज रेट and second one is instantaneous rate. First one is average rate and second one is instantaneous rate. अब इससे पहले मैं आपको ये बोलूँगी, अगर आपको ध्यान हो तो कल मैं जब चेंज की बात कर रही थी तो मैंने आपको ये बोला था कि जो चेंज है इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा, ऑल्सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी। दोनों तरीकों से आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जब हम इनको अलग अलग पार्ट्स में क्लासीफाई कर रहे हैं, एक एवरेज रेट है और एक इंस्टेंटेनियस रेट है, तो जो सिंपल डेल्टा है इसका यूज किया जाता है एवरेज रेट के लिए और एक्चुअल में डेल्टा का यूज होता है लार्ज चेंज के लिए। दोनों चीजें देखो चेंज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगर हमारे पास लार्ज चेंज है, लार्ज चेंज, तो हम यूजुअली सिंबल यूज करते हैं डेल्टा वाला, और अगर हमारे पास होता है स्मॉल चेंज, सो फॉर स्मॉल चेंज वी यूज द सिंबल स्मॉल डी, और इंस्टेंटेनियस रेट को हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यानी दो टाइप के रेट्स हमें यहाँ पे स्टडी करने हैं, एक एवरेज रेट और एक इंस्टेंटेनियस रेट। तो पहले देखते हैं एवरेज रेट होता क्या है और इंस्टेंटेनियस रेट होता क्या है, बाद में उसकी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि डेल्टा या स्मॉल डी के टर्म्स में हमें उन्हें किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे किसकी? एवरेज रेट की। अब चाहे एवरेज रेट है चाहे इंस्टेंटेनियस रेट है, इसको हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ, और वो ग्राफ मैं यहाँ पे प्लॉट करने जा रही हूँ बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम। कंसंट्रेशन और टाइम को मैंने क्यों लिया है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि रेट को हम डिफाइन इन्हीं दो की टर्म्स में करते हैं, कंसंट्रेशन की टर्म में और टाइम की टर्म में, कि रेट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन एंड टाइम, ठीक है। यही दो चीजें हम वहाँ पे यूज कर रहे थे, इसलिए इन्हीं दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। देखिए अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ रिएक्टेंट के लिए, क्योंकि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन घटती है, डिक्रीज होती है, और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो मैं दोनों के लिए अलग अलग ग्राफ प्लॉट कर सकती हूँ। सपोज मैं यहाँ पे सबसे पहले ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ किसके लिए? रिएक्टेंट्स के लिए। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो क्या होती है? घटती जाती है। यहाँ पे देखिए ये ओरिजिन है, इट मीन्स यहाँ पे टाइम भी क्या है? जीरो है, और कंसंट्रेशन भी क्या है? जीरो है। मान लीजिए आपने कोई रिएक्शन स्टार्ट कराया, मैं एक जनरल सी इक्वेशन लिख देती हूँ, A + B gives C + D, ठीक है। और अगर आपको इस तरह से भी नहीं लिखना है तो और मैंने कल आपको सिंपल सा बताया था, आप इस तरह से लिख दो सिर्फ रिएक्टेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। कितने रिएक्टेंट्स हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिएक्टेंट को आप किस में कन्वर्ट करवा रहे हैं? प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा रहे हैं। तो देखिए इनिशियली आपके पास क्या होता है? आपके पास सिर्फ रिएक्टेंट्स ही प्रेजेंट होते हैं, प्रोडक्ट्स तो होते नहीं हैं। तो रिएक्टेंट की ही अपनी मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है, क्योंकि प्रोडक्ट्स उस टाइम पे प्रेजेंट है ही नहीं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे ये कंसंट्रेशन किसकी है? रिएक्टेंट्स की। जब आपने रिएक्शन स्टार्ट किया तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यहाँ पे थी, इस पॉइंट पे, लेकिन हमने रेट को जब डिफाइन किया तो क्या स्टडी किया कि टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है। तो ये क्या हुई? इस तरफ जाएंगे तो टाइम बढ़ता जाएगा ना, टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन क्या हो रही है? घटती जा रही है। तो आपको ग्राफ मिलता है किस टाइप का, कि यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। और अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ फॉर प्रोडक्ट्स, ये यहाँ पे क्या रही? कंसंट्रेशन, ये रहा यहाँ पे टाइम, और मैं अब इसको प्लॉट कर रही हूँ यहाँ पे ग्राफ
फॉर प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन तो क्या होती है, बढ़ती जाती है, ये 0। स्टार्टिंग में प्रोडक्ट था नहीं, मीन्स प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी क्या थी, 0 थी, और उसके बाद टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, तो कंसंट्रेशन ऐसे बढ़ती जाएगी। ये ग्राफ इसको अच्छे से देख लीजिए, वो ग्राफ है रिएक्टेंट के लिए, और ये वाला ग्राफ किसके लिए है, प्रोडक्ट के लिए है। मैंने और कुछ नया इसमें अप्लाई नहीं किया, जो हमने डेफिनेशन पढ़ रखी है, जिस तरह से हमने रेट को डिफाइन कर रखा है, मैंने उसी कंसेप्ट का यहाँ पे यूज किया, और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों के लिए मैंने अलग अलग ग्राफ प्लॉट कर दिए कंसंट्रेशन और टाइम के साथ में। अब देखिए, सपोज मुझे बोला गया है कि मुझे रेट ऑफ द रिएक्शन फाइंड करना है, कहाँ पे, मान लीजिए इधर टाइम है, उसकी वैल्यू मैंने जनरल ले ली t1। सपोज यहाँ पे t1 टाइम है, यहाँ पे क्या है, t2 टाइम है। मान लीजिए मुझे बोल दिया गया कि इस टाइम इंटरवल के बीच में मुझे क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ द रिएक्शन फाइंड करना है। मतलब ये जो टाइम है, इस टाइम के ऊपर कंसंट्रेशन देखिए कितनी थी, इतनी कंसंट्रेशन थी। t1 टाइम पे कंसंट्रेशन मान लीजिए क्या है, c1 है। t2 टाइम बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ साथ, ये देखिए इसको यहाँ पे बढ़ा देंगे, ठीक है, और इस पे कंसंट्रेशन क्या हो गई, C2 हो गई। तो मुझे T1 और T2 के इंटरवल के बीच का, मतलब T1 और T2 मुझे एक पर्टिकुलर इंटरवल दे दिया गया टाइम का, और मुझे इस पर्टिकुलर इंटरवल पे अगर रेट फाइंड करना है तो उस रेट को क्या बोला जाता है, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। अगर मुझे गिवन है इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम अगर मुझे गिवन है कि T1 से T2 के बीच में क्या है रेट ऑफ द रिएक्शन, किस तरह से कैसे कंसंट्रेशन चेंज हुई है, उसके लिए जो मुझे रेट फाइंड करना होता है उसको क्या बोला जाता है, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। मान लीजिए यहाँ पे मैं कहूँ 10 है, यहाँ पे 15 है, 10 सेकेंड 15 सेकेंड या 10 मिनट्स 15 मिनट, तो इस इंटरवल के बीच में मुझे क्या फाइंड करना है, रेट फाइंड करना है। तो उस रेट को क्या बोला जाता है, एवरेज रेट बोला जाता है। एंड एवरेज रेट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। एवरेज रेट मतलब मैं रिप्रेजेंटेड बाय जो डेल्टा बोल रही हूँ उसका मतलब समझना, मतलब एवरेज रेट में जो हम शो करेंगे ना कि चेंज हो रहा है कंसंट्रेशन में या चेंज हो रहा है टाइम में, उस चेंज को यहाँ पे डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं एवरेज रेट की टर्म्स में, ठीक है। तो देखिए अच्छे से क्या लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे, एवरेज रेट की अगर बात करूँ, एवरेज रेट विल बी इक्वल टू, देखिए किसके इक्वल होगा, रिएक्टेंट के लिए मैंने बना रखा है तो नेगेटिव साइन को आना है, ये नेगेटिव। अब चेंज हो रहा है, अब ये लार्ज चेंज है क्योंकि मुझे यहाँ पे इंटरवल दे रखा है, और एवरेज के लिए आप याद रखेंगे डेल्टा वाले सिंबल का यूज होता है, ठीक है। कंसंट्रेशन क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये C2 क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन है, C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय इसी तरह से टाइम इंटरवल T2 माइनस T1, तो ये क्या आ गया मेरे पास में, एवरेज रेट आ गया फॉर रिएक्टेंट्स। अगर मैं इसी तरह से प्रोडक्ट्स की बात करना चाहूँ कि मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास टाइम है T1, यहाँ पे मेरे पास टाइम है T2, इधर कंसंट्रेशन क्या है, ये कंसंट्रेशन है C1, और इधर कंसंट्रेशन, इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर कंसंट्रेशन मान लीजिए ये है C2, ठीक है। तो कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ती है प्रोडक्ट के केस में, तो मैं प्रोडक्ट के केस में एवरेज रेट को डिफाइन किस तरह से कर पाऊंगी, डेल्टा, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 बट विद पॉजिटिव साइन, क्योंकि आपको पता है कि जो फाइनल कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट्स की वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स की इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, प्रोडक्ट्स की कम होती है, और फाइनल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट्स की क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट मैं आपको कल ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, नेगेटिव और पॉजिटिव साइन वाला, ठीक है। तो एवरेज रेट को आप डेल्टा की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। जो नेक्स्ट वाला स्टडी करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल डी की टर्म्स में। उसको देखिए कैसे करेंगे, अभी मुझे बोला कि ये इंटरवल है T1 T2, इस इंटरवल के बीच में मुझे रेट फाइंड करना है, उस रेट को मैंने बोल दिया था एवरेज रेट। मान लीजिए मुझे बोल दिया जाए कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर टाइम दे दिया कि इस पॉइंट के ऊपर आपको क्या करना है, रेट ऑफ द रिएक्शन फाइंड करना है। तो जब मुझे रेट ऑफ द रिएक्शन फाइंड करना है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है कि मुझे वहां पे कुछ पर्टिकुलर टाइम गिवन है कि इतने ही टाइम के ऊपर मुझे रेट ऑफ द रिएक्शन फाइंड करना है, तो उस रेट ऑफ द रिएक्शन को क्या बोला जाता है, अच्छे से समझिएगा, इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। उसे क्या बोला जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट बोला जाएगा। अब इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर मान लीजिए कंसंट्रेशन क्या होगी, C होगी, ठीक है। लेकिन रिप्रेजेंट उसको कैसे करूं, D से रिप्रेजेंट करूंगी मैं, D C
डिवाइडेड बाय dt। रिएक्टेंट है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा और अगर प्रोडक्ट है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आप इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज के कंसेप्ट को अच्छे से समझ के, ठीक है, वापस से देख लीजिए। यहाँ पे जो हमारा रेट होता है, रेट का मतलब है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन घटती है टाइम के साथ साथ और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। अब उसी रेट को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक तो क्या हो जाता है एवरेज रेट और एक हो जाता है इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट मतलब आपको कोई टाइम इंटरवल गिवन हो, उस इंटरवल पे आपको रेट फाइंड करना है तो वो होगा एवरेज रेट और वहां पे चेंजेस को रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा से। और अगर आपको एक पर्टिकुलर इंस्टेंट दे दिया जाए कि आपको इसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर रेट फाइंड करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कि इस पॉइंट के ऊपर आपको पर्टिकुलर फाइंड करना है रेट, तो जो रेट हम फाइंड कर रहे हैं दैट रेट इज नोन एज द इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस में चेंजेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से, क्योंकि वहां पे स्मॉल चेंज को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। रिएक्टेंट्स होंगे, चाहे एवरेज रेट की बात करें चाहे इंस्टेंटेनियस रेट की बात करें, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन आएगा और अगर प्रोडक्ट्स की कर रहे हैं तो क्या आएगा, पॉजिटिव साइन। क्यों? क्योंकि जो रिएक्टेंट है उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। स्टार्टिंग में मान लीजिए आपने 50 ग्राम कोई सब्सटेंस लिया है तो टाइम के साथ साथ तो क्या होगा, सपोज 50 ग्राम ए लिया आपने, ठीक है, उसका डीकम्पोजिशन हो रहा है, या वो क्या कर रहा है, वो 20 ग्राम बी के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये दोनों रिएक्ट होते जाएंगे। टाइम के साथ साथ इनकी कंसंट्रेशंस क्या होती जाएंगी, डिक्रीज होती जाएंगी, घटती जाएंगी। तो क्योंकि रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन कम होती है एज कंपेयर टू द इनिशियल कंसंट्रेशन, इसलिए नेगेटिव साइन आते हैं। और प्रोडक्ट्स की फाइनल कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रोडक्ट होता ही नहीं है और उसके बाद टाइम के साथ साथ जब रिएक्शन होता जाता है तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। तो फाइनल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की ज़्यादा होती है, इसलिए प्रोडक्ट के केस में साइन कैसा रहता है, पॉजिटिव ही रहता है। तो इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझिएगा कि एवरेज रेट क्या है और इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, ठीक है। थैंक यू।